नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू देसी न्यूज़ एंड एनालिसिस। ये चैनल है इंडिया और यूएसए के करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस के लिए। न्यूज़ जो सिर्फ हेडलाइन नहीं, इम्पैक्ट बताती है। मैं एक भारतीय हूँ, यूएसए में रहता हूँ। भारत को समझता हूँ अपनी रूट से और अमेरिका को देखता हूँ सिस्टम के अंदर से। आज हम बात करेंगे कि यूएसए ने जो ईरान में वॉर चल रही है उससे क्या क्या सीखा है, क्या क्या लेसन ड्रॉ किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से यूएसए ने करीब 7 ब्रॉड कैटेगरीज में लेसन सीखे। कैटेगरी नंबर 1 और लेसन नंबर 1, नेवर अंडर एस्टिमेट एन एडवर्सरी। अपने दुश्मन को कभी कम मत मानो। लेसन नंबर 2, देयर इज नथिंग कॉल्ड ओवर प्रिपरेशन। जरूरत से ज्यादा तैयारी ऐसी कोई चीज नहीं होती है, राइट? जितनी ज्यादा तैयारी हो उतना अच्छा है। लेसन नंबर 3, allies are important. Allies help at multiple levels to win battles as well as wars. दोस्त आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और दोस्त ना सिर्फ आपको छोटी मोटी जो झड़प होती हैं उनमें जिताते हैं, लेकिन जो लॉन्ग रन वॉर्स हैं, लॉन्ग रन युद्ध हैं, उनको भी जिताते हैं आपको। तो आपके जो दोस्त हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। चौथा बल्कि लेसन नंबर 4, पास्ट सक्सेसेस आर नॉट इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। आपने जो पहले जो आपकी सक्सेसेस हुई हैं, क्या वो गारंटी हैं आपके फ्यूचर के सक्सेसेस के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, राइट? लेसन नंबर 5, पावर प्रोजेक्शन हैज लिमिट्स। आप कितनी दूर तक अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे यूएसए कहाँ पर है और ईरान कहाँ पर है, राइट? कितनी दूर तक आप कर सकते हैं। और लेसन नंबर 6, कुछ चीज़ें हैं जो यूएसए को, जो उसने यूएसए ने जो युद्ध लड़े हैं पुराने, वो सिखाते हैं बार बार उसे। तो इस बार भी उन्होंने कुछ सिखाया है। और लेसन नंबर 7 जो है, कुछ नई चीज़ें हुई हैं इस युद्ध में, और वो क्या है आखिर। इसके अलावा हम आखिर में बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर नहीं है हमारे पास, या उनके लिए फर्दर एनालिसिस चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हम लेसन नंबर 1 से। राइट, नेवर अंडरस्टिमेट एन एडवर्सरी। राइट, कभी भी अपने दुश्मन की उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, उसमें कितने झेलने की ताकत है, कितना दर्द वो झेल सकता है, कितनी मार वो खा के भी खड़ा रह सकता है, पेन टॉलरेंस। और जो लोग युद्ध लड़ रहे हैं, जो स्टेट युद्ध लग रही है, उसका जो मिलिशिया है, उसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका उस देश की सोसाइटी पर, उस देश की सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर कितना कंट्रोल है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके कुछ एग्जाम्पल दिए ईरान ने। जैसे ईरान ने एक नई चीज़ बनाई, इसे आजकल बोलते हैं मोज़ाइक स्ट्रेटजी। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए, मोज़ाइक स्ट्रेटजी। ईरान ने बहुत सारे जमीन के अंदर सुरंगों में अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स को छुपा के रखा, और उनकी इवन ना कि उनको बल्कि उनकी फैक्ट्रीज को भी, कि जहां वो बनाए जा सकते हैं। ईरान ने एक्सपर्टाइज ली नरेटिव सेट करने में। दुनिया भर में आपने देखा होगा, दुनिया भर में ईरान बेचारा है, उस पर हमला हो गया। इसकी बहुत सारे देशों में, इवन हिंदुस्तान में भी, यूएसए में भी बहुत सारी बड़ी जनता उसके पक्ष में खड़ी नजर आई।
राइट। ये ताकत है नरेटिव बनाने की। और वो उससे क्या होता है, उससे आपके सैंक्शंस, आपके डिफरेंट अलायंसेस, अपने डिप्लोमेटिक लेवरेज मिलता है। राइट। आपने देखा होगा कि कुछ यूरोप के कुछ देशों ने यूएसए को मना कर दिया कि हम तुम्हारे जहाज को अपनी जो हवाई सीमा है उसके ऊपर से नहीं जाने देंगे, या अपने शिप्स को अपने पोर्ट पर हम एंकर नहीं करने देंगे। राइट। यूएसए ने इस चीज़ को शायद इग्नोर किया कि जो इराक है वो ईरान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संदर्भ में, जैसे पाकिस्तान की बड़ी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बने। यदि हिंदुस्तान उस पर अटैक करे तो अपनी सेना को, अपने एसेट्स को वो अफगानिस्तान के अंदर लेके सुरक्षित रखे। वो अलग बात है कि हिंदुस्तान ने उसको टैकल किया, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ। दूसरा, यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा अननेसेसरी अग्रेसिव रेटोरिक स्टेटमेंट्स ने जो पॉपुलेशन है, ईरान की पॉपुलेशन को और यूएसए के खिलाफ खड़ा कर दिया इंटरनली, जो वहाँ की न्यूज़ बोलती हैं। और ना कि यूएसए, ईरान की पॉपुलेशन को, इवन दुनिया भर में यूएसए को एक नेगेटिव पब्लिसिटी मिली। लास्ट नॉट द लीस्ट, जो शिया आइडियोलॉजी है उसमें यह है कि मर जाओ, शहादत, ये जो आइडियोलॉजी है इसको इग्नोर किया यूएसए ने। राइट। जो वहाँ पर लोगों के कहते हैं ना, डीएनए में धर्म को भर दिया गया है, इस्लाम को, शिया धर्म को भर दिया गया है, तो वो उस चीज़ को इग्नोर किया। चलिए एक एक करके बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। जो मोज़ाइक स्ट्रेटजी थी वो क्या है आखिर? देखिए, उसके एक या दो बड़े एम हैं कि आपके यदि सेंट्रल कमांड, आपका सर कट जाए, तब भी डिफरेंट यूनिट्स, शरीर के अलग अलग हिस्से हो जाएं, तब भी वो अलग अलग यूनिट के पास इतने रिसोर्सेज हों और इतनी एसेट्स हों कि वो फाइट कर सकें। दिस इज व्हाट द होल मोज़ाइक स्ट्रेटजी इज। राइट। मीन्स उन्होंने क्या किया, उनकी जो सेंट्रल कमांड थी, यूएसए ने और इसराइल ने मार दी ईरान की। उसके रिजल्ट में क्या हुआ, उन्होंने पूरे ईरान को छोटे छोटे करीब 31 टुकड़ों में बांटा, और हर कमांडर के पास, उस 31 के पास एसेट्स हैं, प्री डिफाइंड टारगेट्स हैं। एसेट्स मीन्स ड्रोन्स हैं, छोटे शिप्स हैं यदि वो समुद्र के तट पर हैं तो, राइट, मिसाइल्स हैं, और उनको पता है कि यदि हो जाए ऐसा तो क्या करना है हमें। राइट। ये बहुत ही डेंजरस था और डेंजरस है। मीन्स इसेंशियली ईरान ने क्या किया कि इन वर्स्ट के सिनेरियो उसने 31 वॉर लॉर्ड बना दिए। मीन्स किसी भी देश को, यूएसए और इसराइल को, अब एक लड़ाई नहीं जीतनी है, उसे 31 लड़ाई जीतनी है। 31 लोगों से लड़ना है अलग अलग। राइट। किसी ने, और हो सकता है यदि आप किसी आप एक से समझौता कर लो, बाकी लोगों से क्या, वो अभी भी लड़ रहे हैं। मीन्स आपकी जीत जो है बहुत ही अनिश्चित हो गई। ओके। ये ईरान ने क्यों किया? क्योंकि ईरान को शक था कि ये इज़राइल और यूएसए जो मेरी लीडरशिप है उसको ख़त्म कर देंगे, मेरे कमांड कंट्रोल को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इनके पास सुपीरियर एयर पावर है, मिसाइल पावर है, तो इसको कैसे मैं करूं सर्वाइव। ये जो मोज़ाइक स्ट्रेटजी है ये करीब अर्ली 2000 में इमर्ज हुई। राइट। और फॉर्मलाइज हुई 2025 में अंडर द कमांडर अल जाफरी ऑफ IRGC। मतलब दिस इज़ अ फैंटास्टिक स्ट्रेटजी बाय ईरान। ईरान ने यूएसए की जो डिफरेंट वॉर्स थी उनको स्टडी किया, अफ़गानिस्तान में देखा कि कैसे उन्होंने जो अलकायदा के जो ऊपर के हेड थे उनको कैसे मारा और क्या हुआ अलकायदा का।
तो उससे कैसे बचा जा सकता है, राइट। सो दिस इज व्हाट दे डिड। इसके अपने इम्पैक्ट हुए, right? मतलब मोजाइक मीन्स अपने और टाइल्स होती हैं छोटी छोटी, उस तरीके से। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज। ईरान को पता है कि यूएसए के पास कैपेबिलिटी है कि उसकी जो कहीं पर भी अटैक करने की वाया मिसाइल्स एंड एयरफोर्स, कैसे बच सकते हैं कि सब कुछ जमीन के अंदर ले जाओ, और इतना अंदर ले जाओ कि जो बंकर बस्टर हैं वो भी वहां तक ना पहुंच पाए, और इतने सारे बनाओ कि बंकर बस्टर भी खत्म हो जाएं यूएसए के पास, राइट। ये किया, और कुछ भी कर लो इसमें एक आध तो बच ही जाएगा, और वो बचे हुए 31 जो उन्होंने मोजाइक थी, इसके साथ इसको यदि आप मैरी कर दें, उन दोनों की शादी कर दें, तो देखिए क्या होता है जो ईरान ने किया। और जैसे ही यूएसए बमबारी करके हटता, क्या कर सकता था यूएसए? यूएसए सिर्फ उनकी जो एंट्रेंस और एग्जिट थी उसको बमबारी करके बंद कर सकता था। तो लोग तैयार थे, जैसे ही वो बमबारी करके हटता या सीज फायर में समय मिला, उसने वो रास्ते खोल के दोबारा चालू कर दिए, राइट। और ये पूरे देश में फैले हुए थे ऐसे। अब आते हैं इराक के ऊपर। इराक को इन्होंने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ ईरान है। कैसे? ईरान ने इराक की पार्लियामेंट में किया, वहाँ के जो छोटे छोटे प्रोविंसेस हैं उनकी असेंबलीज में अपने लोग बिठाए। उसकी जो मिलिट्री है, दो इट इज ट्रेंड बाय यूएसए, अप टू लार्ज एक्सटेंट कंट्रोल्ड बाय यूएसए, लेकिन उसमें लोग घुसाए अपने मिलिशिया में, अपने लोग बिठाए, और ऐसे मिलिशिया बनाए जो आंसरेबल थे ईरान को, राइट। जैसे पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, ये ओरिजिनली बनी थी आईएस को फाइट करने के लिए, लेकिन धीमे धीमे इसमें पेनिट्रेट किया ईरान ने, और आज की तारीख में बेसिकली ये ईरान के मिलिशिया है। उसके अलावा ईरान की जो पुरानी टेक्निक है कि प्रॉक्सी नेटवर्क बनाओ, तो वो बनाए। एक और काम किया, उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में घुस गया ईरान। जैसे वहां से सारी नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी ईरान से इंपोर्ट होती है इराक के अंदर, और ये यूएसए ने अलाउ किया। आई डोंट नो हु दोस वर जीनियस पीपल वर, लेकिन यूएसए ने अलाउ किया। और इससे क्या हुआ कि ईरान का जो घटिया क्वालिटी का जो प्रोडक्शन था वो इराक में बिकने लगा, और इराक पर कोई सैंक्शन नहीं था, मीन्स सप्लाई आने लगी। और इसका क्या हुआ कि ईरान की जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसको सपोर्ट मिला। इसके अलावा जो इराक में जो शिया हैं, राइट, उनको सपोर्ट किया। वहाँ पे जो शियाओं के जो पिलग्रिमेजेस साइट्स हैं, जो तीर्थ स्थान हैं, उनको सपोर्ट किया। वहाँ के जो रिलीजियस लीडर्स हैं, प्रीस्ट हैं, मुल्ला मौलवी जो हैं, उनको सपोर्ट किया, राइट। ये सब काम किया जिसको कि यूएसए ने इग्नोर किया ओवर द ईयर्स, और आज उसको भुगतना पड़ रहा है, राइट। सो ये चीजें हैं। मेरे पास एक पिक्चर है जो कि 2014 की दिखाती है, और उसके बाद ये नंबर बड़े हैं कि 2014 में इराक की 10% एनर्जी ईरान से आती थी। नॉन ऑयल इंडस्ट्री का 50% ईरान पे था, राइट। और जो डिफरेंट जो वो थे मिलिशिया वगैरह, वो तो छोड़ दीजिए, राइट। और उन्होंने वहाँ पे जो सुन्नी ग्रुप थे उसको ख़त्म कर दिया था, सिर्फ शिया।
सो आते हैं लेसन नंबर 2 की डिटेल पर। देयर इज नथिंग कॉल्ड ओवर प्रिपरेशन, राइट। किसी ने कहा है कि प्रिपरेशन इज द की फॉर द सक्सेस। यूएसए ने यह सोचा ही नहीं कि जो चीप ड्रोन हैं उनको कैसे हैंडल करेंगे हम, राइट। यूएसए के हिसाब से वो ड्रोन $20,000 के हैं, लेकिन यदि वो यूएस में बनते तो $20,000 के हैं। वो ईरान में बने तो कितने के हुए? मुश्किल से $1,000-2,000, $5,000 मैक्सिमम। और उसको मार कौन रहा है? $1 to 2 million, 5 million, $20 million मिसाइल। मीन्स $5,000 की एक ड्रोन को मारने के लिए यदि मैं $5 million की मिसाइल यूज कर रहे हैं तो आप हिसाब खुद ही कर लीजिए। यूएसए ने ध्यान नहीं दिया कि जो गल्फ रीजन के जो देश हैं लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, बहरीन, इनकी मिसाइल डिफेंस और एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज क्या हैं, कैसे हैं, वो कैसे काम करेंगी, क्या उनके प्रॉपर स्टॉक है मिसाइल्स का, राइट। उसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं। यूएसए ने जो कुर्द हैं और अजरबैजानीज हैं और बलोच हैं और सुन्नी माइनॉरिटीज हैं उनको तैयार नहीं किया लड़ने के लिए अपनी तरफ से, राइट। इसके लिए करीब 6 महीने साल भर का समय चाहिए। इन सबको कुछ नहीं सोचा गया। इस चीज को शायद फैक्टर ही नहीं इन किया गया कि यदि वो हार्मोज बंद हो जाता है तो उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होंगे। ये नहीं सोचा गया कि जीसीसी कंट्रीज जो हैं उनकी फूड एंड वाटर सिक्योरिटी, उन फूड और वाटर सप्लाई हार्मोज से होकर आती है, और यदि वो एरोप्लेन से भी आती हैं तो जब मिसाइल उड़ रही होंगी तो कमर्शियल एरोप्लेन नहीं उड़ेंगे। हार्मुज के अंदर जो मॉस्किटो फ्लीट है ईरान की, उसको हैंडल कैसे किया जाएगा, राइट। शायद कोई प्रिपरेशन नहीं थी। कैसे रोका जाएगा कि चाइना और रशिया ईरान की हेल्प ना करें ड्यूरिंग वॉर। यूएस, विद इन यूएसए जो मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी रिटोरिक को कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि ट्रंप गॉट इलेक्टेड on the basis of no war, and he was entering into this war, and MAGA was against. There are notable figures in MAGA constituency. क्या इसकी प्रिपरेशन की गई कि हमारे पास कितनी एम्यूनिशन है, कितने मिलिट्री इक्विपमेंट हैं, उसकी क्या डेप्थ है, कितने हमारे पास, 1 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, को अपने कुछ मिसाइल डिफेंस सिस्टम कोरिया से लाके गल्फ में लगाने पड़े। यूएसए ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी और सप्लाई लाइंस थी उनको रिवाइव नहीं किया फॉर आर्म्स एंड एम्यूनिशन स्पेशली। जो कि आप लड़ने जा रहे हो तो ये सब चीज़ आपके तैयार होनी चाहिए। ये सब वो सके ना फैक्ट्री में बस चालू होने चाहिए प्रोडक्शन, ऐसा कुछ नहीं था। इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी कि ईरानियन जो पॉपुलेशन है उनके पास यूएसए का प्रोपेगेंडा कैसे पहुंचेगा, राइट। किसी भी वॉर में प्रोपेगेंडा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी ईरान तो अपना प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में दे रहा था, क्या यूएसए का प्रोपेगेंडा ईरान की पॉपुलेशन के पास पहुंच रहा था? शायद नहीं। और एक बड़ी गलती की यूएसए ने कि जो ऑयल प्राइस हैं यूएसए के, दो यूएसए इज द बिग प्रोड्यूसर, यूएसए डज नॉट इंपोर्ट ऑयल एंड गैस, लेकिन यूएसए के जो डोमेस्टिक प्राइस हैं ऑयल के, राइट, आपके पंप स्टेशन पर,
जो गैसोलीन या पेट्रोल जो बिकता है उसका रेट इंटरनेशनल प्राइस से तय होता है। इस बारे में किसी ने सोचा ही नहीं शायद। लेसन नंबर 3 पर आते हैं। एलाइज आर इंपॉर्टेंट। आपके दोस्त बहुत जरूरी हैं। पिछले 2 साल में यूएसए ने अपने जितने भी अलाइज थे, चाहे वो यूरोपियन अलाइज हो और नेटो अलाइज हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अरब वर्ल्ड हो, चाहे वो ईस्ट एशियन कंट्रीज हो इंक्लूडिंग जापान एंड कोरिया एंड अदर कंट्रीज, साउथ अमेरिकन हो, सबको नाराज किया। और जब यूएसए को जरूरत थी तो उन्होंने कहा नप। और इस चीज को इग्नोर किया यूएसए ने कि सारे इनमें से ज्यादातर एलाइज डिपेंड करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट पर, और जैसे ही हॉर्मुज बंद हुआ ज्यादातर एलाइज चिढ़ गए यूएसए से। यूएसए ने कुर्दिश पॉपुलेशन को बार बार धोखा दिया ओवर द ईयर्स। इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया, उनको मनाया नहीं गया कि नहीं हम इस बार धोखा नहीं देंगे। राइट। जब ईरान में सपोर्ट चाहिए था, वहां के डेमोस्ट्रेशन हो रहे थे, यूएसए ने कुछ भी नहीं किया। ईरान का ऑफिशियल मीडिया बोलता है कि उन्होंने 3,000 लोगों को मार दिया था, उनको बुचर कर दिया था। वेस्टर्न मीडिया बोलते हैं कि 40,000 लोग मारे। यदि हम ईरान की फिगर भी ले लें तो यूएसए ने क्या किया उन लोगों की हेल्प में? कुछ नहीं किया, उनको मरने दिया। राइट। लोगों का भरोसा उठ गया कि ये यूएसए हमारी हेल्प को आएगा जब आवश्यकता होगी, हम डेमोस्ट्रेशन करेंगे तो ये लोग यूएसए कुछ नहीं करेगा। इजराइल ने काफ़ी हद तक जो ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था, मीन्स जो उसके मिलिशिया थे, हमास, हिजबुल्ला, हूती, इनको काफ़ी कमज़ोर कर दिया था, लेकिन तब भी सफिशिएंटली वो कमज़ोर नहीं हुए थे। और उन्होंने जैसे ईरान में ईरान के जो प्रॉक्सी है हिजबुल्ला, उसने लेबनान में काफ़ी हल्ला गुल्ला मचाया। राइट। और इस बात का एहसास ये लोग नहीं कर पाए कि ये प्रॉक्सी नेटवर्क आइडियोलॉजिकल ड्रिवन है, वेल फंडेड है, वेल डिस्पर्स है, उसको कैसे हैंडल करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूएसए ने अपने जो पार्टनर्स थे बैक स्टेबर्स को सुना। पाकिस्तान से यूएसए बहुत बार धोखा खा चुका है अफगानिस्तान वार के दौरान, लेकिन तभी भी उन्हीं को सिलेक्ट किया। राइट। और इस बात का एहसास नहीं कर पाया कि जो आइडियोलॉजिकल ड्रिवन कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान है, वो भरोसे लायक नहीं होते, वो कभी सुधर नहीं सकते। हो सकता है कि वो सिर्फ लालच में थोड़े समय के लिए आपके साथ आ जाएं, लेकिन वो जो है ना खुन्नसी है। जैसे पाकिस्तान ने ईरान को लैंड रूट दिया क्योंकि सीमा लगी हुई है, वहां से उनका ऑयल खरीदा, स्मगल हुआ, पैसे मिले। दूसरा, ईरान ने अपने एयर एसेट्स को पाकिस्तान में स्टोर किया सेव करने के लिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं कुर्द के बारे में। जो आप देखेंगे इस मैप में कि कुर्द जो हैं आपके ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, बेसिकली इन 3-4 देशों में फैले हुए हैं। जब इराक में वॉर हुई थी, जब आईएसआई से लड़ने के लिए किसको आगे किया गया था? कुर्दों को। और जब आईएसआई को हरा दिया, उनसे वादा किया गया था कि आपको एक अलग देश दिया जाए, आपको बनाने में हेल्प करेंगे हम। यूएसए भाग गया। राइट। 2026 में जब सीरिया में जब बशर अल,
को हटाने में कुर्द्स ने हेल्प की, और उसके बाद जो सुन्नी फोर्सेस थी, जो वहाँ पर नया डिस्पेंसेशन आया, यूएसए ने फिर धोखा दिया 2019 में। मैंने आपको बताया 2017 में हुआ सेम चीज़, 1991 में, राइट। इराकी पीपल जब खड़े हुए सद्दाम हुसैन के खिलाफ और यूएसए पीछे हट गया, तो इराकी मिलिट्री ने केमिकल बॉम्ब्स के जरिए उनको मारा बुरी तरीके से। 1975 में अगेन सीआईए ईरान ने कुर्दिश जो रिबेल थे सद्दाम हुसैन के खिलाफ खड़े किए और फिर उनको अबेंडन कर दिया। और इसके अलावा राइट जो उसकी रीजनल फोर्सेस हैं ईरान की, जो प्रॉक्सीज हैं, वो कहाँ पर नहीं हैं? अफ़गानिस्तान में है, इराक में है, सीरिया में है, लेबनान में है, यमन में है, राइट। सो दिस सिस्टम नीड टू बी, यूएसए नेवर प्लान टू डिसमेंटल दिस। सिर्फ वो गाज़ा और हिजबुल्ला इन लेबनान से काम नहीं चला, इट हैज़ बी टैकल्ड एवरीवेयर, राइट। लेसन नंबर 4 कि पास्ट सक्सेसेस आर नॉट द इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर सक्सेसेस ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। यूएसए ने रिसेंटली अब्राहम जो ट्रंप की जो फर्स्ट टर्म थी उसमें अब्राहम अकॉर्ड को वेरी स्मूथली एग्जीक्यूट किया। यूएई, मोरक्को, अदर कंट्रीज जैसे भी आए वो उन्होंने सबने साइन किए, पहली सक्सेस, एंड विच इज अमेजिंग। दूसरी सक्सेस इस एडमिनिस्ट्रेशन में, करंट एडमिनिस्ट्रेशन में, वेनेजुला के अंदर जो ऑपरेशन किया, मडूरो को पकड़ा, राइट। जैसे आपने किसी सड़क के, जैसे पुलिस गई सड़क के गुंडे को उठा के ले आई, ट्रमेंडस सक्सेस। और जब आपको ज़्यादा सक्सेस मिल जाए तो आप सोचते हैं कि आप बस, आप तो शहंशाह हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, राइट। तीसरी सक्सेस 2025 में यूएसए ने और इजराइल ने ईरान पे एयर स्ट्राइक की और ईरान कुछ नहीं बोला, राइट। यूएसए को लगा, ईरान को लगा कि ये तो फुद्दू है, हम इसे पकड़ के मार देंगे तो कमरा खत्म हो जाएगा, राइट। जैसे आपने कभी जाते हैं ना, आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो उसमें लिखा होता है नीचे, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस, और पास्ट सक्सेसेस आर नॉट द इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस। मुझे लगता है कि यूएसए के मिलिट्री प्लानर वो फाइन लाइन पढ़ना भूल गए। लेसन नंबर 5, पावर प्रोजेक्शन की लिमिट्स क्या हैं, राइट। यूएसए को ये समझना पड़ेगा कि टैक्टिकल विक्ट्रीज डज नॉट ट्रांसलेट इनटू द पॉलिटिकल आउटकम, राइट। यूएस इजराइल कैंपेन ने किया कि ईरान की मिलिट्री को करते हैं टारगेट, लेकिन उसके कारण कुछ भी वहाँ की रजीम टॉपल नहीं हुई, और बल्कि एक हॉर्मोज का एक नया बखेड़ा और खड़ा हो गया, राइट। यूएसए को इस बात का एहसास करना पड़ेगा कि इट इज़ लिविंग इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड। यस, ये बात सच है कि वो दुश्मन जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो बाकी लोग हैं वो खुल के सामने नहीं आएंगे, लेकिन पीछे से तो हेल्प करेंगे। चाइना, रशिया ने हेल्प की ईरान की, सो यूएसए हैज टू एक्सेप्ट इट। हिस्ट्री में आज तक जो बड़ी पावर्स हैं, कब डिक्लाइन चालू होता है उनका? जब वो अपने रिसोर्सेस को स्ट्रेच करती हैं जरूर से ज़्यादा, राइट। 1975 में जैसे लेटेस्ट, सॉरी 1956 में ब्रिटेन ने सोचा कि सीवेज जो स्वेज कैनाल है
उस पर हम कब्जा कर लेंगे और हम कर देंगे, सब कुछ कर लेंगे फाइनल। क्या हुआ ब्रिटेन का, राइट? दे हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ लिमिट, और दूसरी पावर राइज कर रही हैं। मिडिल ईस्ट में रेजिलियंस बढ़ रहा है अगेंस्ट यूएस, और वो यूएस का डोमिनेंस आसानी से स्वीकार करने को तैयार नहीं है, राइट? इतना अटैक हुआ यूएस ईरान ने गल्फ कंट्रीज पे, लेकिन किसी ने रिटेलिएट नहीं किया ईरान के ऊपर। क्यों? सोचने की बात है। आप वॉर को लंबा लंबा चला लो, राइट? वॉर अट्रिशन फेवर्स नीदर साइड बट एक्सपोज वीकनेस। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम सरेंडर कर रहे हैं, ना यूएसए ने ना ईरान ने, लेकिन ये छोटी सी चक्की में धीमे 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 पीसे जगह पीसे, ईरान भी पिसा, यूएसए भी पिसा, राइट? ये अलग बात है कि किसके पास बड़ी चक्की, किसके पार्ट भारी थे, लेकिन पिसे। और यूएसए अपने ग्राउंड ट्रिप्स को उतारना नहीं चाहता, ये उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है युद्ध में, जिसका फायदा उठाया ईरान ने। एक चीज और, यूएसए को इस बात का एहसास करना पड़ेगा कि एस्केलेशन जो कंट्रोल है, एस्केलेशन का जो कंट्रोल लेडर है, उसका कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में नहीं रहता। आप कितने भी ताकतवर हो, कितने भी रिसोर्सेज हो, कितनी भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो, कुछ इंस्टेंस ऐसे जरूर आएंगे जबकि उसका कंट्रोल आपके दुश्मन के हाथ में जाएगा। इस चीज़ को पॉलिसी मेकर्स को, एब्सोल्यूट पावर ऐसी कोई चीज़ नहीं है आज की दुनिया में, है? कुछ ऐसे लेसन है जो हर हर वॉर में होते हैं और यूएसए को बार बार मिलते हैं। होपफुली इस बार आखिरी बार ऐसा हुआ कि ये रिकरिंग हो। रेजिलियंस ऑफ द आइडियोलॉजिकल स्टेट, राइट? जो विचारधारा ड्रिवन जो स्टेट्स होते हैं, उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। आप देखिए अफगानिस्तान में 20 साल तक लड़ते रहे, 20 साल तक वहाँ पर पहले भगाया, आ गए तालिबान, फिर 20 साल तक फिर लड़ाई हुई, आखिर में यूएसए को छोड़ना पड़ा। राइट? और इन लोगों ने सीख लिया है कि सेंट्रलाइज पावर नहीं चाहिए, पावर नहीं चाहिए डिसेंट्रलाइज्ड। ओके, डोंट अबंडन डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी को टाइम देना पड़ेगा, राइट? ये नहीं कि आप बस मेरे पास बंदूक है तो मैं आपके आपके पास चढ़ा जाऊंगा, राइट? बंदूक दूसरे के पास भी हो सकती है, हो सकता है छोटी हो सकता है वो आपको ना मारने पाए, लेकिन आपके हो सकता है कि हाथ में तो गोली मार ही देगा। और इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि जैसे आप सीखते हैं, आपका दुश्मन भी सीखता है। यदि भगवान ने या प्रकृति ने आपको दी है अकल, तो दुश्मन को भी दी है, राइट? वो भी सीखता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, उस चीज को सीख कर उसको। स्ट्रेटजी मस्ट ड्राइव द ऑपरेशन, नॉट द अदर वे अराउंड। ये नहीं कि आज हमने बम डाले, ओ हल्ला हो गया, हम अच्छा हो गया, इसके अनुसार हम बनाएंगे, अब सब हम बम ही डालेंगे। नहीं, आपकी ग्रैंड स्ट्रेटजी क्या है? इस पूरी वॉर में एक बार फिर दिखा कि यूएसए की कोई कोहेसिव स्ट्रेटजी नहीं थी कि इस वॉर को कैसे जीता जाएगा, हम किस हद तक जा सकते हैं। जब कभी भी यूएसए ने अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, एंड डाइवर्स सेट, और यूएसए के पास कोई कमी नहीं है ऐसे लोगों की, जब भी इनको इग्नोर किया, सिर्फ एक छोटी सी ग्रुप पर भरोसा किया, हमेशा यूएसए फंसा। इस चीज को समझना पड़ेगा यूएसए को,
राइट। डेमोक्रेसी है, ट्रेडिशन है चीज़ों को स्टडी करने का, उसको समझना पड़ेगा उसे। कुछ चीज़ें नई सीखी यूएसए ने, राइट। आप सिर्फ एयर पावर से अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकते, खासकर एक बड़ी कंट्री में। एक वेल प्लान्ड एंड स्पेशली अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी रेजिलियंट, जो कि आपके बड़े से बड़े बॉम्ब से भी शायद बच जाएंगे, बंकर बस्टर भी आपके वो काम नहीं कर पाएंगे। इन द एरा ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, जो यूएसए होमलैंड है वो भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से दूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसे शाम को अखबार आएगा, सॉरी सुबह अखबार आएगा या शाम को टीवी में न्यूज़ आएगी, या कुछ एक ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जिनको आप कंट्रोल कर लें, ऐसा नहीं है, राइट। ज्योग्राफी, चोक पॉइंट्स, इकोनॉमिक वॉरफेयर रिमेन्स डिसिसिव, ये इंपॉर्टेंट है और यही डिसाइड करते हैं। जो मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं उसका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, राइट। राइट। डिकैपिटेशन स्ट्राइक कि एक ही बार में हमने ऊपर की टॉप लाइन उड़ा दी, वो हर बार इफेक्टिव होंगी शायद नहीं, और खासकर ऐसी रिजीम में कि जो आइडियोलॉजिकल ड्रिवन है और कंट्रोल डिस्पर्स है, जिसमें वहां पर तो ये होगा ही नहीं। आप ये मत समझिए कि आपके जो मिलिट्री बेसिस हैं वो हमेशा आपके लिए कोई एसेट्स हैं, वो आपकी वनरेबिलिटीज़ भी हैं, वो आपके वीक पॉइंट भी हैं, उन पर भी अटैक होगा। आप ये नहीं मान सकते कि आपके मिलिट्री बेस पर कोई अटैक नहीं करेगा, राइट। आप देखेंगे कि यूएसए के इतने मिलिट्री बेसिस हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो, यूएई में हो, बहरीन में हो, कुवैत में हो, उन सब पे अटैक हुआ और उनके पास कोई क्रेडिबल डिफेंस मैकेनिज्म नहीं थी। इस चीज़ को यूएसए को समझना होगा। इकोनॉमिक वॉरफेयर की अपनी डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं, और समझना होगा कि जो आपकी ओवर यूज ऑफ सेंक्शंस, क्या होगा इसके कारण? आपका डी डॉलराइजेशन। सोचिए, इस वॉर के बाद कुछ एक कंट्री युआन में पेट्रोल बेचने और तेल बेचने को तैयार हो जाती हैं। क्या फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? तो आप एक सेंक्शंस को एक लिमिट तक ले जा सकते हैं, उसके बाद नहीं। दूसरा, आपको समझना होगा कि यदि आप सेंक्शन करेंगे तो अल्टरनेटिव ब्लॉक्स बनेंगे, अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम बनेंगे, राइट। आप उस किसी को इतना मत लगाओ दीवार से कि वो पलट के हमला कर दे, जो यूएसए ने किया, राइट। दू एक बात और, कि जो आपके प्राइवेट बेनिफिट होते हैं लीडरशिप के, वो देश के बेनिफिट से कोलाइड करते हैं। यूएसए को अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, अपने जो गोल्स हैं, आपको प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि आप अकेली सुपर पावर नहीं हैं, और भी पावर हैं जो आपके सामने खड़ी नहीं हो रही हैं, लेकिन आपके कहते हैं ना वो उंगली करती रहेंगी। आप इनडेफिनेटली ये नहीं कि बस ईरान को हमेशा हमेशा के लिए दबा के रख लोगे, चाइना को अलग हटा के रखोगे, यूक्रेन में भी लड़ते रहोगे, रेड सी भी सिक्योर करोगे, राइट, पैसिफिक में डोमिनेंस करोगे और चाइना को उधर से उधर कंटेन करोगे, आपके जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को भी डोमिनेट करोगे, नहीं, शायद अब वो एरा चला गया, राइट। और इसलिए आपको अपनी जो वो प्रायोरिटीज़ हैं उनको आपको देखना पड़ेगा, आपकी क्या कैपेसिटी है उनको देखना पड़ेगा। आपको ये भी देखना है कि जो डोमेस्टिक
फॉर डोमेस्टिक कोहेशन, वो भी एक फॉरेन पॉलिसी में वेरिएबल है। अब तक क्या होता था कि यूएसए की जो पॉपुलेशन थी, एक्सेप्ट वियतनाम वॉर जो कि बहुत बाद में आया, लेकिन डोमेस्टिक कोहेशन हैज़ नो बेयरिंग ऑन दी फॉरेन पॉलिसी। वो बिल्कुल दो अलग चीज़ें थी। लेकिन बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, दिस हैज़ चेंज। जो आज की फॉरेन पॉलिसी है वो पब्लिक ट्रस्ट पर, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी क्या है आपकी, पॉलिटिकल कितनी कंटिन्यूटी है, हर 4 साल में 8 साल में यदि बदल जाता है शासन व्यवस्था तो क्या, और फिस्कल आपके जेब में क्या फिस्कल डिसिप्लिन है आपकी कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में। जब भी आप बनाएंगे फॉरेन पॉलिसी, आपको अपनी इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कंसीडर करना पड़ेगा। यूएसए अब तक बहुत सालों तक सोचता रहा कि यदि मैं इकोनॉमी फाइनेंशियली डोमिनेट करूंगा तो मैं जो अपना इंडस्ट्रियल इरोजन हुआ है उसको कंपनसेट कर दूंगा, बट ये अजम्पशन सही साबित नहीं हुआ है। इसके लिए तैयार रहना चाहिए यूएसए को। अब आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि यूएसए इस एनालिसिस में यूएसए के पर्सपेक्टिव से आंसर नहीं किए गए इस और जो उनके लिए और हमें करना चाहिए। यूएसए ने सारी की सारी एयर स्ट्रिप्स इराक की और ईरान की क्यों डिस्ट्रॉय नहीं की, जैसे कि कोई हेल्प आ ही ना पाए चाइना और रशिया से? आखिर ऐसा क्यों? यदि इतनी डोमिनेंस है एयर पावर की तो नो फ्लाई जोन इम्पोज क्यों नहीं किया यूएसए ने ईरान और इराक के ऊपर? यूएसए ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक क्यों नहीं किया, जबकि ईरान जीसीसी कंट्रीज के हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहा था? यूएसए ने जो चाइना ईरान की जो रेलवे लाइन है, जैसे कि लगातार हेल्प आ रही थी और ट्रेड हो रहा था, उसको नष्ट क्यों नहीं किया? ये कुछ क्वेश्चन है। इसके अलावा जो बिजली बनाने के संयंत्र हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स ईरान के अंदर, उनको क्यों नहीं नष्ट किया गया? राइट, आप सोचिए, आम पॉपुलेशन का तेल बंद हो जाए, बिजली बंद हो जाए और पानी बंद हो जाए, आप कितनी आसानी से उस देश में विद्रोह करा सकते हैं? क्यों नहीं किया गया? क्या ये डेलिब्रेट था, या यूएसए कितना तो धीमे धीमे गला दबा रहा है ईरान का, या यूएसए चाहता है कि ईरान पूरी तरीके से ना मरे, जिंदा रहे, इतना शक्तिशाली ना हो लेकिन जिंदा रहे, जिससे कि वो जीसीसी कंट्रीज को डराता धमकाता रहे और वो अपनी हेल्प के लिए यूएसए पर डिपेंडेंट रहे। क्या यूएसए चाहता है कि हॉर्मुज चोक रहे, जैसे कि ऑयल प्राइस ज़्यादा रहे? राइट, ये कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन है जिसके लिए फर्दर एनालिसिस चाहिए। देखते हैं, हम अगले वीडियोस में इस बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।